तो हम लोगों ने प्रीवियस स्टेप पे डिस्कस की थी एक्सरसाइज 5A और इसमें जो भी आइडेंटिटीज और किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिस्कशन होता है वो सारा मैंने आपको बताया था। और मैंने आपसे कहा था ये टेबल आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये टेबल नहीं लर्न होगी तो आप लोग को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों आज हम लोग के पास है सबसे पहले एक्सरसाइज 5C। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं पहले एक्सरसाइज 5C का, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है express the following as trigonometric ratios of acute angle। तो बच्चों आपको ये शो करना है acute angle के टर्म्स में। तो यहाँ पर ये क्या है 190 डिग्री। तो बच्चों acute angle का मतलब ये होता है कि acute angle आपका लाई करेगा 0 से 90 के बीच में, यानी कि आप इस 190 को शो करोगे 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले सोचोगे कि यार 190 को हम स्टैंडर्ड एंगल्स में कैसे ब्रेक करें। तो स्टैंडर्ड एंगल्स में ब्रेक करने के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को बच्चों में π/2 भी लिखते हैं रेडियंस में। और फिर से अगर हम 90 ऐड करते हैं तो ये पाई हो जाता है। और फिर से अगर हम 90 ऐड करते हैं तो ये 3π/2 हो जाता है। और फिर से अगर हम 90 ऐड करते हैं तो ये 2π हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये आपके एंगल्स है। तो 90 ऐड करने पर हम पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर देते हैं। पूरा रोटेशन होता है 360 डिग्री का। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं वो π/2 माइनस थीटा यानी 90 से कम, और 90 से ज्यादा एंगल होंगे तो π/2 प्लस थीटा यहाँ पर आएगा, और 180 से कम होंगे तो पाई माइनस थीटा यहाँ पर होगा। 180 से ज्यादा होंगे तो पाई प्लस थीटा यहाँ से होगा। 270 यानी कि 3π/2 से कम होंगे तो वो यहाँ पर होगा। 270 से ज्यादा यानी कि यहाँ पर होगा, और 360 से कम यानी कि यहाँ पर होगा, और 360 से ज्यादा यानी कि यहाँ पर होगा। तो ये बच्चों एंगल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम ऑल लिख देते हैं उसके लिए। यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। उसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ASTC रूल। अब बच्चों अगर मान लो आपको 190 लिखना है, तो 190 को लिखने की अगर आपको उसको एक्यूट एंगल में ब्रेक करना है तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि हम एक्यूट एंगल में ब्रेक कैसे करें। तो अगर आप इसको ASTC को यूज करोगे तो हो सकता है आप क्वेश्चन को जल्दी सोच ले जाओ। जैसे 190 को अगर हम लिखते हैं 180 प्लस 10, तो ये ज्यादा समझ में आता है कि 180 प्लस 10 दिस इज 190। लेकिन बच्चों अगर हम इसको प्रॉपर इवेल्युएट करना चाहें तो अब हम इवेल्युएट भी कर सकते हैं। इवेल्युएट कैसे करेंगे, क्योंकि 180 प्लस 10 का मतलब ये हो गया कि 180 का मतलब होता है पाई रेडियंस। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियंस। 190 डिग्री को हमने लिख दिया 180 प्लस 10, और 180 का मतलब ये होता है पाई। समझ में आ रहा है? 180 का मतलब क्या होता है? पाई होता है। 3π/2 का मतलब 270 होता है। तो बच्चों आप ये देखो सबसे पहले कि 180 प्लस थीटा कहाँ पे आ रहा है। तो आप कहोगे सर 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी भी एंगल का टैन लेते हैं या कॉट लेते हैं पॉजिटिव होता है, लेकिन हम साइन लेने तो नेगेटिव होगा। तो ये हो गया बेसिकली माइनस साइन 10। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपने साइन 190 को लिख दिया है माइनस साइन 10। इसका मतलब आप देखो ये ध्यान से जो एंगल है क्या वो 0 से 90 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल करता है। इसका मतलब ये एक्यूट एंगल में तो कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आपको 190 को इवेल्युएट करना हो, साइन 190 को इवेल्युएट करना हो, तो बेसिकली क्या होगा, वो माइनस साइन 10 होगा। क्या होगा? वो माइनस साइन 10 होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इसी तरह से आपको हर एंगल को एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों। अब बाकी अगर और भी क्वेश्चन करना चाहे तो और भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, उसमें लिखा है cos 120 को इवेल्युएट करना है। अब 120 को ब्रेक करने के लिए आपके पास एंगल कौन कौन से हैं? 120 को ब्रेक करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड एंगल्स बच्चों समझ लो, या तो 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, या 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा। इसी तरह से बच्चों एंगल्स होते हैं।
अब बच्चों ये 120 है, तो 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60, ऐसे भी लिख सकते हैं। सर 90 प्लस भी लिख सकते हैं। यस बच्चों, आप 120 को एक और तरीके से लिख सकते हैं कि 90 प्लस 30। तो बच्चों इस तरह से दो तरीके से क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों से इवेल्युएट करेंगे तो आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आता है बच्चों? क्योंकि आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए। ये लॉजिक क्लास 9 10th में यूज करते थे आप, कि कभी भी 90 प्लस माइनस थीटा हो, या याद रखिएगा 270 प्लस माइनस थीटा हो। तो इनमें क्या होता है बच्चों, अगर आप साइन ले रहे होंगे तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस ले रहे होंगे तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टैन लेते हैं तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट लेते हैं तो वो टैन में कन्वर्ट हो जाता है, सेक लेते हैं तो वो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है, कॉसेक लेते हैं तो वो सेक में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब बच्चों साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा हो, रिजल्ट उसका कॉस थीटा ही होगा। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव वो हम क्वाड्रेंट से चेक कर लेंगे। जैसे बच्चों मान लो आपको cos 120 को इवेल्युएट करना है, तो सबसे पहले आपने मैं सोचा कि इसको हम 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं और 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपके पास लिखा हुआ है 180 माइनस थीटा, तो सबसे पहले बच्चों आप चेक करेंगे कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो कहोगे सर 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का साइन लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, हम कॉस ले रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा, तो कॉस लेंगे तो नेगेटिव होगा, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा है कॉस थीटा होगा तो, लेकिन वो माइनस का कॉस थीटा होगा क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। उस तरह से बच्चों आप यहाँ पर फिर से देखो, ये 90 प्लस थीटा टाइप का एंगल है। 90 को देखते ही आपको पहले कॉस की जगह साइन थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था 90 को देखते ही साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव वो हम चेक कर लेते हैं। 90 प्लस थीटा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ध्यान से देखिए, और 90 प्लस थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का साइन लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, तो कॉस ले रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। तो बच्चों साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको लर्न करवा दी है कि वो हाफ होती है, और बाहर माइनस लगा है तो माइनस हाफ होगी, और अगर आप इस वैल्यू को भी लिखोगे तो कॉस 60 भी हाफ ही होता है। तो आप किसी भी तरह से ब्रेक करो, कॉस 120 अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो भी -0.5 आएगा, और अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन से निकालोगे तो -1/2 मतलब -0.5 तब भी निकल करके आएगा। और बच्चों अगर आपको इस तरह से इवैल्यूएशन करना कम आता है तो आप 2-4 क्वेश्चंस और देख लीजिए। जैसे आपके पास दिया है tan 330, तो 330 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 330 इसके नियरेस्ट है 360, तो 360 अगर -30 लिख दो तो आपका क्वेश्चन 330 को ब्रेक करने में आसान हो जाएगा। हो सकता है 270 से भी हो जाए, लेकिन 330 के जो नियरेस्ट है वो 270 नहीं है, वो 360 है। तो मैंने बताया था ना बच्चों आपको, आपके पास नोन एंगल्स होते हैं 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, या पाई प्लस थीटा, या पाई माइनस थीटा, या 90 प्लस थीटा, या 90 माइनस थीटा। अब बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि 360 माइनस थीटा पे क्या नेचर बदलेगा टैन का, क्या टैन कॉट में कन्वर्ट होगा? तुम कहोगे नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्जन सिर्फ 90 या 270 को देख करके होता है, यानी कि हम इसको डायरेक्टली टैन थीटा तो लिख ही देते हैं। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये हम चेक कर लेते हैं। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बच्चों ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा मतलब 2 पाई माइनस थीटा। अगर हम उस पर कॉस लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, हम तो टैन ले रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो बच्चों ये आपका आ गया माइनस का 1/√3, आपको ये याद रखना होगा। तो बच्चों इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होते हैं। इवन फंक्शन बच्चों का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने f के अंदर -x लिखा, अगर f ऑफ -x जो है fx से रिप्लेस हो जाता है तो उसको इवन फंक्शन कहते हैं। जैसे आपके पास लिखा हो साइन ऑफ माइनस थीटा, तो वो इवन फंक्शन नहीं है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर निकल आता है। तो इस तरह के फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। तो इवन फंक्शन आपका कौन सा है? इवन फंक्शन आपका है कॉस ऑफ माइनस थीटा, वो होता है कॉस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल सेक ऑफ माइनस थीटा, वो भी होता है सेक थीटा। ये बच्चों इवन फंक्शंस होते हैं। और बच्चों अगर ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी आप देखेंगे
बेसिकली जो ऑड फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ये होता है बच्चों ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, समझ में? tan ऑफ माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा माइनस का tan थीटा। सो ये डिटरमाइन कैसे करेंगे? ये इवैल्यूएट करने के लिए बच्चों क्वेश्चंस होते हैं, बाकी ये ऑड फंक्शंस होते हैं। अगर आप इनको चेक करना चाहते हैं ये ऑड फंक्शंस क्यों है, तो इनको ग्राफ से बच्चों हम लोग शो करते हैं। अगर आप ग्राफ देखना चाहें तो मैं आपको ग्राफ शो कर सकता हूँ। तो पहले आप ग्राफ देखिए। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, जैसे साइन एक ऑड फंक्शन क्यों होता है वो आप देख लीजिए, और उसके बगल में कॉस एक इवन फंक्शन क्यों होता है वो भी आप देख लीजिए। मैं आपको ग्राफ से शो करता हूँ। सबसे पहले क्या करिए, आप साइन का ग्राफ बनाइए। ये बच्चों आपका साइन थीटा का ग्राफ होता है, ये इस तरह से चलता चला जाता है। साइन का ग्राफ होता है, पीरियोडिक ग्राफ होता है, चलता चला जाता है। यहाँ होता है 0, यहाँ होता है π/2, फिर पाई, फिर ये होता है 3π/2। और मैंने आपको ये ग्राफ बताया ही था ऑलरेडी कि साइन n पाई पे हमेशा 0 होता है, तो आप उसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। अब जो अगर आप कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो कॉस का ग्राफ इस तरह से बनता है, क्योंकि कॉस 0 पे 1 होता है इसलिए 0 पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, और साइन हो चाहे कॉस हो उनकी वैल्यू जो होती है -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। ठीक है, 0, π/2, पाई, 3π/2, इस तरह से ही चलता रहता है 2 पाई। तो बच्चों कभी भी आपसे साइन का ग्राफ पूछा जाए 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई के बीच में आपको इतना ग्राफ बनाने के लिए अब हर बार रेडी रहना पड़ेगा। और कॉस का ग्राफ अगर पूछा जाए आपसे 0 से 2 पाई के बीच में, तो इतना ग्राफ आपको बनाने के लिए हर बार रेडी रहना पड़ेगा। तो बच्चों मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। इवन फंक्शन उसे कहते हैं जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। ये बच्चों आपकी y एक्सिस है, ये भी y एक्सिस है। तो आप बताओ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल फंक्शन कौन है, cos है कि sin है? साइन। तो आप कहोगे सर cos फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब बच्चों ये होता है कि आप y एक्सिस को एक मिरर मान लीजिए। इसका मतलब y एक्सिस की जो राइट हैंड साइड में पोर्शन बना है, अच्छा, वैसे ही y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में भी पोर्शन बना है। तो ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है लेफ्ट और राइट में। इसलिए हम कहते हैं कि जो cos है वो एक इवन फंक्शन होता है। क्या होता है? इवन फंक्शन। तो बेटा अगर हम लिखते हैं cos ऑफ माइनस थीटा, तो उसका मतलब हम उसको cos थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो ऑड फंक्शंस के ग्राफ होते हैं वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होते। राइट में अलग दिखाई देगा, लेफ्ट में अलग दिखाई देगा। तो ये दिखाई देगा आपको साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो बच्चों आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी होगी अगर आप याद रखना चाहते हैं कि ऑड फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, इवन फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये मैंने अभी आपको साइन और कॉस की ग्राफ के रिस्पेक्ट में बताई। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर अभी ढेर सारे क्वेश्चन हैं। जैसे अगर आप कहो कि सर इसका यूज एक बार करके दिखाइए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप उसका जी पार्ट देखेंगे तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि tan ऑफ -5/6 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए। और मैंने आपको बताया कि tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है, अभी मैंने बताया कि tan एक ऑड फंक्शन होता है, तो वो -tan थीटा हो जाएगा। और -tan थीटा का मतलब ये tan π/6, पाई का मतलब होता है 180/6 दैट इज 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आंसर इज -1/√3। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि अगर अंदर माइनस आ जाता है तो माइनस को आप किस तरह से यूज करेंगे। उसके अलावा बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आप डी पार्ट देखेंगे तो वहां पे भी ये काम किया गया। आपके पास ये -300 अंदर लगाया गया। अभी मैंने बताया कि tan ऑफ माइनस थीटा इज -tan थीटा होता है, तो आप इसको -tan 300 लिख लीजिए। इसके अलावा बच्चों जो 300 है उसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं। 300 को ब्रेक करने का तरीका क्या होगा, आप लिखोगे 360 -60। इस तरह से बच्चों आप ब्रेक कर सकते हो 300। अब ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है tan 2π माइनस थीटा। 2π माइनस थीटा कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ध्यान से देखिए 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे अगर हम किसी का कॉस लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, हम तो tan ले रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो बाहर माइनस पहले से, और एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। -tan 60 डिग्री हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3।
तो इस तरह से बच्चों आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, और अगर आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो भी यही आंसर आपका निकल के आएगा। और हो सकता है अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 10 ऑफ -300 1.732 नजर आएगा, और 1.732 का मतलब √3 ही होता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों अगर आप और भी इवेल्युएट करना चाहें तो सेकंड क्वेश्चन का ई पार्ट है, जैसे उसमें लिखा है साइन ऑफ 4π/3। तो साइन ऑफ 4π/3 को आप इवेल्युएट करने के लिए हो सकता है कैलकुलेटर यहाँ पे आपका सही से काम ना करे, तो आप इसको ध्यान से देखिए। आपके पास नॉन एंगल्स मैंने आपको बताया था, तो π+θ या π-θ इस तरह से होंगे, या 2π+θ या 2π-θ। बच्चों जो 4π/3 है, 4π/3 को आप लिख सकते हो π+π/3। ध्यान से देखिए, π+π/3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4π/3 आ जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से मैंने रेडियन में एंगल गिवन था उसको रेडियन में ही ब्रेक किया। डिग्री में था तो डिग्री में काम कर रहे थे, इन्होंने रेडियंस में कन्वर्ट किया तो हम भी रेडियंस में काम करने लगे। ये हो गया बच्चों साइन π+θ। अब π+θ का नाम लेते ही आपको थर्ड क्वाड्रेंट नजर आना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का टैन लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेकिन हम यहाँ पे साइन ले रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा -sin π/3। और साइन π/3 दैट मींस sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब sin 4π/3 इज -√3/2। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब तो आपको शायद कुछ ना कुछ समझ में आना चालू हो गया होगा कि ये किस तरह से आप काम कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों अगर आप और करना चाहें तो सेकंड क्वेश्चन का आप F पार्ट भी कर सकते हैं। ये लिखा है cos 7π/3, इसको भी आपको इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट करेंगे ये आपको सोचना। 7π/3 है, 7π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, π+π/3 लिखेंगे तो होगा नहीं काम। अगर हम 2π अगर हम 2π+π/3 लिखते हैं तो ये 7π/3 ही होता है। अगर आप चाहे तो इसका एलसीएम लेंगे, कहिए तो मैं एलसीएम लेके दिखाऊं। 2π+π/3 7π/3। अब बच्चों 2π+θ हो गया। 2π+θ तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कुछ भी करिए सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो ये cos π/3 ही हो जाएगा। दैट मींस cos 60 हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। तो बच्चों इस तरह से आपको इवेल्युएट करना पड़ता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है गिवन दैट sin θ is equal to 2/5 and θ is obtuse। ठीक है, फाइंड द एंगल वैल्यू ऑफ cos θ tan θ। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे लिखा है कि जो sin θ है वो 2/5, और ये कह रहा है जो थीटा है वो एक्यूट नहीं है, ऑब्ट्यूज है। तो बच्चों आपने ASTC अगर समझ लिया है तो आपके पास sin θ यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया है। तो sin θ बच्चों पॉजिटिव चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आपको थीटा एक्यूट और ऑब्ट्यूज का दिख रहा है, कहोगे सर यहाँ पे एक्यूट है क्योंकि 0 से 90 है, और यहाँ पे बच्चों ऑब्ट्यूज है ना। तो बच्चों अगर sin θ 2/5 है विद द ऑब्ट्यूज एंगल, इसका मतलब ये जो आपका थीटा है वो लाई करेगा 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में। समझ में आया। ये जो थीटा है आप इसको रेडियन में लिखना चाहे तो वो π/2 से पाई के बीच में ही लाई करेगा। अब बच्चों अगर sin θ 2/5 है तो यहाँ पे अगर आप sin θ की हेल्प से इसी क्वाड्रेंट में cos θ या tan θ जो भी निकालते हैं तो cos θ याद रखिएगा वो भी नेगेटिव आएगा, और tan θ वो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप थीटा कहाँ पे ले रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो बच्चों अगर sin θ 2/5 है तो पहले आप ट्रायंगल की हेल्प से ही डिफाइन कर लीजिए cos θ और tan θ। कैसे डिफाइन करेंगे, बट ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे थीटा। तो बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं बताइए। यहाँ पर ये किसका रेशियो होता है, ऑपोजिट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बच्चों हो गया 2k और ये हो गया 5k। ये बात समझ में आई। बच्चों जल्दी से हमको बेस बता दीजिए क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर प्लस जो बेस है उसका रूट ऑफ बेस स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 25 - 4, यानी कि b की वैल्यू आ गई कितनी आई, √21k। तो बच्चों ये वैल्यू आई है √21k। ठीक है,
तो बच्चों बेस आ गया। अब बच्चों यहाँ से आप cos थीटा लिखिए। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √21/5। अब बच्चों आपको ध्यान से देखना होगा कि थीटा जो है वो बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट में है। ये जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव। उसी तरह से बच्चों आपको ध्यान देना होगा tan थीटा वो होगा 2/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 2/√21। तो बच्चों लेकिन ये थीटा क्या है, अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये भी क्या होगा, नेगेटिव। तो बच्चों आपको दोनों आंसर निकाल दिए। अगर sin थीटा पॉजिटिव है तो cos थीटा tan थीटा दोनों ही नेगेटिव होंगे। इसके अलावा बच्चों अगर आप ट्रायंगल यूज नहीं करना चाहते तो आपके पास ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है। ऑल्टरनेटिव मेथड ये होता है कि बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसकी हेल्प से आप cos थीटा निकाल सकते हैं। या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो आप लिख सकते हैं कि जो cos स्क्वायर थीटा होगा वो होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जो बच्चों cos थीटा होगा वो होगा प्लस माइनस √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आगे बच्चों, अब बच्चों प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन लेंगे और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू डाल देंगे, which is 2/5। यहाँ पे 2/5 का स्क्वायर करके पुट करेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा -√21/5। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ऑल्टरनेटिव मेथड भी समझ में आ गया। और अगर आपको साइन थीटा पता है तो आप क्या करेंगे, tan थीटा निकालने के लिए यूज करेंगे। tan थीटा इज डिफाइंड बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस तरह से आप tan थीटा भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ट्रायंगल यूज करें या तो आप आइडेंटिटीज यूज करें, उनको यूज करके आप क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से बच्चों अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहें, जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास गिवन है कि जो cos थीटा है वो माइनस का 1/√3 है, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा है आपके पास गिवन है वो थीटा लाई करता है 180 से 270। इसका मतलब ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो गया बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 से 270 का मतलब अब आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और अभी आप अगर बिगिनर है तो आप इसको बार बार बनाने की कोशिश किया करिए। 0, 90, फिर 90 में 98 किया 180, फिर 180 में 98 किया 270। ध्यान से देखिए ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, AST। तो बच्चों ये tan हुआ, तो यहाँ पे tan पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पे cos थीटा तो नेगेटिव होना चाहिए क्वेश्चन में, तो cos थीटा पहले से ही नेगेटिव है। इसका मतलब क्वेश्चन सही है क्योंकि ये थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए cos थीटा आपका नेगेटिव। अब बच्चों ये कह रहा है sin थीटा और tan थीटा निकालो, तो sin थीटा तो आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन tan थीटा क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अब बच्चों आपके पास दो मेथड होता है, या तो आप आइडेंटिटी यूज करिए या तो आप ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे आसान होता है ट्रायंगल का थीटा। यहाँ पे लिख दीजिएगा थीटा, cos थीटा क्या है 1/√3, यानी यहाँ पे हो गया बच्चों k और यहाँ हो गया √3k, 1/√3 माइनस, तो बच्चों क्वाड्रेंट की वजह से आता है। तो बच्चों यहाँ पे आप फिर से लगा देंगे इसी प्रोसेस को, तो आप लिखेंगे √3k का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बच्चों कितना आ गया, 3 minus 1. 3k square minus k square is equal to p square. That means 2k square is equal to p square. That means p is equal to √2k. ये बच्चों वैल्यू हो गई √2k। अब बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया। आपसे पूछा गया था फिफ्थ क्वेश्चन में sin थीटा, तो sin थीटा क्या हो, दिस इज √2k अपॉन √3k, दैट मींस √2 अपॉन √3। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अब थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए नेगेटिव होगा। उसी तरह से आपसे tan थीटा पूछा गया, ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में, तो √2k अपॉन k, दैट मींस √2। ये बच्चों k से k कैंसिल हो जाता है बार बार। बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप खुद से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका एक तरह से होमवर्क का हो गया क्वेश्चन, आप उसको घर पे एक बार ट्राई करके जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि आपके पास जो a है वो tan 25 डिग्री है। क्या है, a जो है वो tan 25 डिग्री है। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a। तो कह रहा है कि हमें tan
205 हमें tan 205 को शो करना है इन टर्म्स ऑफ a। ये काम बच्चों आपको करना है, तो कैसे करेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। तो बच्चों ये बताइए कि अगर हम 180 में क्या ऐड करें कि 205 हो जाए। क्या आपने देखा 180 में क्या ऐड करें कि 205 हो जाए 25, है ना। इसका मतलब 180 प्लस 25 कैन बी रिटन एज 205। और बच्चों आपको बताया कि tan 180 प्लस थीटा क्या होता है। तो अक्सर 180 प्लस थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम 180 प्लस थीटा का कोई भी एंगल लेते हैं 180 पॉजिटिव, तो उस पर tan पॉजिटिव, tan तो पॉजिटिव होगा तो ये tan 25 होता है, और tan 25 का मतलब ये सीधा सीधा ये a। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको tan 205 को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ a, तो ये तो a ही है, तो इसमें तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो गया, a पार्ट आपका फिनिश हो गया। b पार्ट की तरफ चलते हैं। b पार्ट में दिया है sin 25। तो अब आपको सोचना है कि sin 25 कैसे निकालें अगर आपके पास tan 25 a गिवन है। तो कहोगे सर बहुत आसान है। अगर आपके पास sin 25 गिवन है और अगर आपके पास tan 25 गिवन है तो sin 25 तो आप निकाल ही सकते हैं। क्यों? अभी आप थोड़ी देर में 25 को थीटा मान लीजिए, अगर tan थीटा आपके पास a है तो आप क्या sin थीटा नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो a के नीचे क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे, और एक ट्रायंगल वगैरह बना करके उसी की हेल्प से आप sin थीटा निकाल लेंगे। बस यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? 25। तो tan क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चों k वगैरह नहीं लिख रहे, तो बच्चों ये a हो गया, ये 1 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया √1 + a। तो आपको क्या sin 25 इस ट्रायंगल में नजर आ रहा है? sin थीटा दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को अच्छे से नजर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग के पास इसमें सी पार्ट भी है। सी पार्ट में पूछा जा रहा है cos 65। तो बच्चों आप सोच के बताइए कि cos 65 को अब हम किस तरह से एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ a। so 1/√1 + t²। तो बच्चों ये cos 65 है, आप जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो है बच्चों cos 65। अच्छा, तो बच्चों होपफुली आपने सोच लिया है। आपने क्या किया है? सीधा सीधा आपने 65 को ब्रेक किया है। तो 65 को कैसे ब्रेक कर रहे हो? 65 को ब्रेक किया है आपने 90 - 25 की हेल्प से। 90 - 25 आपने किया तो 65 आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए cos 90 - थीटा, ये तो सभी लोग जानते हैं, क्लास 10th में था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 90 - थीटा, और 90 को देखते ही आप साइन लिख दोगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब cos 65 कैन बी रिटन एज sin 25। तो बच्चों आप इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल की हेल्प से आपने tan 25 डिफाइन किया था, तो उस ट्रायंगल की हेल्प से आप sin 25 भी निकाल सकते हैं। तो sin 25 इज बेसिकली cos 65। समझ गया? cos 65 is basically sin 25, and sin 25 with the help of triangle you can get a upon √1 + a²। उसका मतलब बच्चों आपने सी पार्ट कर लिया। अब बच्चों डी पार्ट आपको करना है, आप ट्राई करिए। डी पार्ट इज cos 245 डिग्री, और डी हो जाए तो आपको फिर 8th क्वेश्चन भी अपने आप से ट्राई करना है। स्टार्ट करिए करना। तो होपफुली बच्चों आप cos 245 को भी एक्सप्रेस कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ए। तो आप इसको होमवर्क में डाल दीजिए, आप इसको घर पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये ए के टर्म्स में क्या है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया पढ़ते हैं। लिखा है आपके पास जो cos 77 है वो गिवन है आपके पास b। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ b। तो पहले ए पार्ट को चेक करो क्या दिया। उसमें लिखा है sin 77, तो cos 77 हो गया b। आपसे पूछा जा रहा है sin 77। तो बच्चों आपके पास सीधा सीधा है कि आप ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं, और ट्रायंगल यूज करना सबसे आसान होता है। नहीं यूज करेंगे तो आप एक और ऑल्टरनेटिव मेथड यूज कर सकते हैं।
मैंने बताया था कि अगर आपके पास cos थीटा गिवन है तो sin थीटा बेसिकली क्या होता है, sin थीटा होता है अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, बताइए sin थीटा क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों sin स्क्वायर 77 प्लस cos स्क्वायर 77 ये क्या होगा, 1 होगा। यस सर। तो sin 77 क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 77। यस सर। बस अब उसकी वैल्यू तो आपके पास गिवन है, कितनी है, b, तो ये हो गया b स्क्वायर। अब बच्चों आपको प्लस साइन लेना है कि माइनस साइन लेना है, ये आप चेक कर लीजिए। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ b, तो बच्चों ये तो 77 एंगल तो नोन है ना, तो 77 एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो बच्चों आप माइनस साइन नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या लेंगे, प्लस साइन। इसका मतलब अगर आप उसका फुल फ्लैश आंसर लिखना चाहें तो फुल फ्लैश आंसर होगा sin 77 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर। और बच्चों आप ये आंसर ट्रायंगल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए tan 13 गिवन है, और tan 13 को आपको अगर b के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहले ये सोचिए कि 13 क्या हो सकता है। 13 को आप लिखेंगे 90 माइनस 77, जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि बच्चों 77 ही बार बार अपीयर होगा तभी क्वेश्चन हो सकता है। बच्चों tan 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 को देख के ही नेचर बदल जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। सर हमारे में कॉट नहीं है। ठीक है, कॉट हमारे कोर्स में नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन तो दिया है। सर वो ट्रायंगल के थ्रू सॉल्व करेंगे। अच्छा तो tan 13, तो बच्चों आप किसी भी तरह से कर लो, आप ट्रायंगल की हेल्प से कर लो। तो cot 77 आपको निकालना है, तो cos 77 गिवन है, तो cot 77 आप निकालने के लिए आप ट्रायंगल को यूज कर लो। तो ये ट्रायंगल आप यूज कर लो, या जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर लो। तो यहाँ पर आप लिखो 77, cos 77 इज b, b के नीचे क्या है 1, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा इस ट्रायंगल, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b। तो बच्चों हमने ट्रायंगल की हेल्प से cot थीटा निकाल दी। बाकी आप दूसरे मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। सी, उसके बाद क्या है sin 257, 257, तो बच्चों 257 आप देख के समझ में होंगे कि ये 270 माइनस 77 होगा, जरा चेक करिए क्या 270 माइनस 77 ऐसा होता है, नहीं होता। इसका मतलब आप इस तरह से ब्रेक नहीं कर सकते। अब आपको कोई दूसरी ब्रेकिंग सोचनी होगी, वो सोच के आपको जल्दी से बताइए। तो होपफुली बच्चों आपने ये सी पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि इसको ब्रेक करने का तरीका आप समझ गए हैं कि 180 प्लस 77 में आपने इसको ब्रेक किया होगा। तो बच्चों इसको आप होमवर्क में करिएगा वापस। तो ये हम लोग के पैटर्न कंप्लीट हो गए, इन पैटर्न्स को देख के अब आप क्वेश्चंस फर्दर कर सकते हैं। अब बच्चों आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9th 10th और क्वेश्चन नंबर 11th, इनको आप होमवर्क में ही ट्राई करें तो आपसे ये होमवर्क हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट करना है, 10 भी और 11 भी, ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे जब कंटिन्यू करते हैं तो आपको हेडिंग लेनी पड़ेगी। वो हेडिंग होती है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को यूज करके आपको यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। तो बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको मैंने अंदाजा दे ही दिया है कि आप sin x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, cos x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। बस आपको एक अंदाजा नहीं है कि tan x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए tan x का ग्राफ देख लो किस तरह से बनता है। तो ये tan x का ग्राफ बनाने के लिए पहले मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है, उसके बाद मैं सपोर्टिंग लाइंस बना रहा हूँ। दीस लाइंस आर कॉल्ड सपोर्टिंग लाइंस। तो बच्चों सपोर्टिंग लाइंस हमें इसलिए बनानी पड़ती हैं क्योंकि जो tan का ग्राफ होता है वो बेसिकली वो 90 पर अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड को बच्चों इन्फिनिटी भी कहते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस बनने लगता है, इसलिए हम सपोर्टिंग लाइंस पहले ही बना लेते हैं। तो बच्चों आप ग्राफ पहले से ही sin x और cos x के देख चुके हैं, अब मैं tan x का ग्राफ आपको फाइनली बता रहा हूँ। तो बच्चों tan 0 पे 0 होता है,
तो 0 पे तो 0 होगा, इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y 0। π/2 पर tan π/2 इज इंफिनिटी, मतलब ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होगा। -π/2 डालेंगे तो tan ऑफ -π/2 tan आउट फंक्शन होता है, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो -10π/2 हो जाएगा, अगेन माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप इस ग्राफ के नेचर देखोगे तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से चलता है और ये ग्राफ इस तरह से बनता चला जाता है। तो आप देख रहे थे ग्राफ किस तरह से मैंने दोनों तरफ पैरेलल टू y एक्सिस किया है, एक बार प्लस इंफिनिटी में, एक बार माइनस इंफिनिटी में। तो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, सेम पॉइंट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखने होते हैं, -π/2, -पाई, -3π/2। तो बच्चों इस ग्राफ को हम लोग लगातार रिपीट करेंगे तो देखिए आपका ग्राफ ये दोबारा बन करके तैयार हो गया। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? तो बच्चों यही ग्राफ एकदम कमल के फूल जैसा खिलेगा और ये बनता चला जाएगा, आप उसी ग्राफ के पैटर्न को रिपीट करना होता है। तो बच्चों ये आपका ग्राफ बन करके तैयार हो गया। तो बच्चों ये टैन का ग्राफ होता है, आप चाहें तो अपनी बुक से भी कवर कर सकते हैं। टैन का ग्राफ आपको अपनी बुक में भी मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस के पैटर्न है वो आपको समझने पड़ेंगे। क्वेश्चंस दिखते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों अगर आप क्वेश्चंस करना चाहें तो क्वेश्चंस के लिए मैं एक्सरसाइज 5.3 को कवर करता हूँ सबसे पहले। तो अगर आप पेज में कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं आपको पेज भी लिख करके दे देता हूँ। दिस इज योर पेज नंबर 129। देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा है, भाई कंसिडरिंग द शेप ऑफ द कोसाइन कर्व कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिविंग योर आंसर्स इन टर्म्स ऑफ cos x। तो बच्चों अगर आपको cos x का ग्राफ पता है और आप ASTC रूल भी जानते हैं तो आपको ग्राफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इनके क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा रहा है cos ऑफ -x, तो आपको बताया था cos तो इवन फंक्शन होता है, तो माइनस को गप से खा जाता है, तो cos ऑफ -x इज cos x। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा cos 180 - x या cos 180 - थीटा, तो बच्चों 180 - x ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस cos x हो जाएगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से अब आपको ASTC रूल पता है, तो आप अपना फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड को यूज करके फटाफट आंसर लिखते चले जाइए। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 180 + x, अगेन वो नेगेटिव ही होगा, माइनस cos x। उसके बाद बच्चों आपके पास cos 360 - x, तो बच्चों ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos किसी का भी लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, दिस इज योर cos x। फिफ्थ 360 + x, ये तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो ये cos x हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.3 आपको काफी इजी लगी होगी क्योंकि आप ASTC रूल भी पहले से ही जान चुके हैं। उसी तरह से बच्चों आप ASTC रूल को यूज करके एक्सरसाइज 5.4 आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.4 आप खुद से करेंगे और वो आपके होमवर्क में डाल देता हूँ। आप ग्राफ बना के करें या बिना ग्राफ के करें, आप आंसर फटाफट निकाल सकते हैं, उसमें मेरी आपको जरूरत कम पड़ेगी। तो 5.4 भी आपकी फिनिश हो गई। 5.4 के बाद अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों वर्ड एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5D। तो बच्चों हम लोग आ गए एक्सरसाइज 5D पे। तो बच्चों एक्सरसाइज 5D हम लोग सीधा भी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को सेंट्रल हेडिंग डालनी होगी एक्सरसाइज 5D। तो बच्चों बीच में जितने भी आपके पास एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद से एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज आपकी 5D। तो 5D को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है राइट डाउन द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहले पूछा गया है cos x का आपको पीरियड बताना है। तो बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया कि cos x का ग्राफ आप बनाना जानते हैं ना। तो उसका पीरियड क्या होता है, 2π होता है, क्योंकि 2π के बाद वो अपने नेचर को रिपीट करता है, इसलिए हम इसका जो पीरियड होता है वो तो अभी हम आपको डायरेक्ट लिख देते हैं। इसमें आपको ग्राफ बनाने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली 2π लिख लीजिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है sin 2x का पीरियड। तो बच्चों अब sin 2x के पीरियड में हो सकता है आप घबरा जाए, तो मैं आपको एक बार ग्राफ से अप्रोच बताता हूँ और उसके बाद डायरेक्टली शॉर्टकट बता देता हूँ। क्या करना होता है, सबसे पहले आप sin x ग्राफ बनाइए। इतना काम करिए तो मैं आपको बताता हूँ।
तो ये आपका बच्चों साइन एक्स का ग्राफ बन करके रेडी हो गया। ये बच्चों आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो ये हो गया 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। ये बच्चों y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। आप देख सकते हैं साइन एक्स के ग्राफ का पीरियड भी 2π होता है, क्योंकि 2π के बाद वो अपने नेचर को रिपीट करता है। तो जैसा ये ग्राफ 0 से 2π में दिखेगा, वैसा ही ग्राफ ये 2π से 4π में दिखेगा, वैसा ही ये ग्राफ 4π से 6π में भी दिखेगा। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि 2π 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 ऐड करने पर ग्राफ का नेचर लगातार सेम होता रहता है। और 2π का मतलब होता है 1 कंप्लीट रोटेशन, और 1 कंप्लीट रोटेशन आप बार बार करेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से हर वैल्यू बार बार आपको वैसे ही नजर आएगी। चलिए, तो बच्चों हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली यहाँ पर अगर आपके पास साइन एक्स का ग्राफ पता है तो आप क्या करते हैं, साइन एक्स के ग्राफ को यूज करके साइन 2x का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साइन 2x का ग्राफ कैसे बनता है, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा अभी का। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2। तो जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम यहाँ पर हर पॉइंट के साथ डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4 हो जाएगा, पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो π/2 हो जाएगा, 3π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3π/4 हो जाएगा, 2π को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई हो जाएगा। और ग्राफ बच्चों आपका एज इट इज बनेगा जैसे ऊपर बना हुआ है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये साइन 2x का ग्राफ है, और अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे बच्चों आप एक काम करो, π/4 पर इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो बच्चों साइन 2x में x की जगह जैसे ही आप π/4 पुट करोगे तो ये 2 × π/4 π/2 बन जाएगा, और π/2 पर उसकी वैल्यू होती क्या है, 1 है। इसका मतलब आपका ग्राफ सही है। लेकिन बच्चों जो उसका पीरियड है वो ध्यान से देखिए, पहले 0 से 2π था, पहले ये विड्थ कितनी थी, पहले विड्थ थी 2π, लेकिन बच्चों अब विड्थ कितनी हो गई है, पाई। इसका मतलब जो बच्चों इसका पीरियड है वो पाई है। तो शॉर्टकट क्या बना, शॉर्टकट ये बना कि अगर आपको साइन एक्स के ग्राफ से साइन 3x का ग्राफ बनाना हो, साइन एक्स के ग्राफ से साइन 4x का ग्राफ बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हर पॉइंट को उस पॉइंट से डिवाइड कर देंगे जो उसके साथ मल्टीप्लाई में। जैसे 2x में 2 है तो हर पॉइंट को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3x में 3 है तो हर पॉइंट को 3 से डिवाइड कर देंगे। और उसी तरह से बच्चों जो पीरियड भी है उसी से डिवाइड हो जाएगा। जैसे साइन एक्स का पीरियड 2π है तो साइन 2x का पीरियड 2π/2 हो जाएगा, दैट मींस पाई। अगर साइन एक्स का पीरियड 2π है तो साइन 3x का जो पीरियड होगा वो 2π/3 हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? तो बच्चों इस तरह से आपको पीरियड की बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद बच्चों आपके पास यहाँ पे फर्दर क्वेश्चंस भी हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनका पीरियड आपको बताना है। सी पार्ट में दोबारा ले रहा हूँ। सी पार्ट में लिखा है y इज इक्वल टू 3 tan x/2। ठीक है बच्चों, ये लिखा। तो बच्चों tan x का पीरियड बेसिकली पाई होता है। बच्चों tan x का पीरियड पाई होता है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखिए पहले ये ग्राफ ऐसे चला 0 से π/2 में, आप ग्राफ देखिए जरा, मैं ट्रेस कर रहा हूँ। फिर ये ग्राफ ऐसे चला, क्योंकि जो पहले बना था अब जो बन रहा है वो दोनों अलग अलग है। लेकिन बच्चों इसके बाद जो ग्राफ बनेगा वो एज इट इज सेम बनेगा जो 0 से पाई के बीच में बना है। तो देखो 0 से पाई इसका एक पीरियड होता है। तो बच्चों जो इसकी पीरियड की लेंथ है वो ये है, और इसके बाद देखिए ग्राफ वापस रिपीट कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दिखाता हूँ। देखिए ये फिर से ग्राफ वैसे ही बना जैसा कि 0 से π/2 में बना है, और फिर π/2 से पाई के बीच में जैसा बना है वैसा ही ग्राफ सेम बना फिर से। तो ये पार्ट आपका फिर से रिपीट हुआ। तो tan x के ग्राफ का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। क्या होता है बच्चों, पाई। तो बच्चों अगर आप tan x का पीरियड जानते हैं पाई, तो यहाँ पे आपको tan x/2 का पीरियड निकालना है। क्या होता है, tan x/2 का पीरियड। तो x का कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे 1/2 है। तो मैंने बताया था पीरियड को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ अगर हम पाई को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2π। जो आपको समझ में आना चाहिए कि tan x/2 का जो पीरियड होगा वो 2π होगा। समझ में? अब बच्चों आपके मन में ये आ रहा होगा कि 3 से क्या होता है। 3 से बच्चों ये जो आगे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं 3, 2, 4, इनसे सिर्फ इनकी हाइट कम ज्यादा होती है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइट कम ज्यादा होने का मतलब ये होता है, अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से बता देता हूँ। जैसे बच्चों मान लो आपको 2 sin 2x इसका पीरियड बताना है। तो पहले आप ग्राफ से सोचो कि आप इसका पीरियड कैसे बनाओगे।
मैं क्या करता हूँ, उसी सेम ग्राफ को आगे कंटिन्यू कर देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, आपने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखा, फिर आपने y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ देखा ना। अब आप बच्चों ग्राफ किसका सोचना चाहते हैं कि आपको कोई ग्राफ बना करके दे दे y इज इक्वल टू 2 साइन 2x का, क्योंकि साइन 2x तक तो आप पहुंच गए। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एंगल का जो साइन होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना। अगर आप उसमें पूरे में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कहां से कहां, -2 से -2 से +2 लाई करेंगे, यही तो होगा भाई। आपने अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो -2 से +2 लाई करेगा। इसका मतलब सारा काम वही है, बस इसको बच्चों हाइट, या इसको हम लोग सही लैंग्वेज में एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड को आपको कम ज्यादा करना होगा, वो जैसे ही करेंगे आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं किस तरह से करता हूँ। ये बच्चों पीरियड तो पाई है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, हाइट इसकी 1 से बढ़ा करके 2 कर दूंगा। ये आया समझ में। तो बच्चों ये ग्राफ बनता है। तो पीरियड तो बच्चों अभी भी वैसे ही है, तो जो 0 से पाई में बन रहा वही पाई से 2 पाई में बनेगा, वही 2 पाई से 3 पाई में बनेगा फॉर साइन 2x। तो उसका मतलब पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इस कोफिशिएंट्स का जो ये जो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाई किया गया था तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 3 10x/2 का जो पीरियड होगा वो 2 पाई। क्या बात समझ में आ गई? यस। तो बच्चों इससे बस एम्पलीट्यूड यानी कि हाइट आपकी कम ज्यादा होती है, बाकी सब कुछ वही रहता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आप समझ गए सी पार्ट। उसके बाद बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट है। इसमें आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू 1 + 2 sin 3x। देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें इसके पीरियड के बारे में सोचना है और उसका ग्राफ बनता कैसे होगा वो भी हम लोग एक बार सोच लेते हैं। तो बच्चों ग्राफ का अगर टेंटेटिव नेचर अगर आप देखना चाहें तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बच्चों इसका पीरियड देखो क्या है, 3 लेना देना आपको पीरियड से ही है। डिवाइड बाय 3। साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, तो उसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई/3, तो 2 पाई/3 हो गया। अब अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे होगा, ग्राफ का नेचर तो वैसे ही होगा। और बच्चों अगर हम किसी फंक्शन में 1 को ऐड करते हैं या 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे यहाँ +1 किया गया तो +1 का मतलब ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन नेचर उसका वही रहेगा, बस उसकी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है बच्चों, वो भी समझ लो। जैसे मान लो हम एक इजी सा ग्राफ आपको बना करके दे देते हैं। जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू मान लो 1 + sin x का ग्राफ बना, तो उसका ग्राफ कैसे बनाओगे इसका सोच लोगे तो वो भी सोच लोगे। तो आप कहोगे सर पहले हम sin x का ग्राफ बना लेते हैं, तो ऑटोमेटिक हम 1 + sin x का भी ग्राफ बना लेंगे। देखिए कैसे बनता है। तो ये बच्चों sin x का ग्राफ बन गया। अब 1+ बनाना है, तो 1+ का मतलब ये होता है कि इसकी आप क्या करोगे, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दोगे। 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करने का मतलब ये ग्राफ जब ओरिजिन से चालू हो रहा था तो अब 1 यूनिट ऊपर से चालू होगा। 1 से स्टार्ट होगा। ये बात समझने की कोशिश करिए, यानी ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा। तो पहले इसकी हाइट जो थी वो क्या थी, 1 पहले हाइट इसकी क्या थी 1, अब हाइट इसकी क्या हो जाएगी 3 2। पहले क्या था, अच्छा हाँ। यहाँ से 0 था, वहां से अब क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 यूनिट आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया। नहीं समझ पाए? आ गया। 1 यूनिट आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अगर आप कम समझ पा रहे हैं तो आप सपोर्टिंग लाइंस ले सकते हैं। सपोर्टिंग लाइंस के आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ बन कैसे रहा है। सपोर्टिंग लाइंस आपको टेंटेटिव लोकेशन देती है कि ग्राफ को कैसे पास करो। ये देखिए बच्चों, ये मैंने आपको ग्राफ पूरा कंप्लीट बना करके दिया। ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, समझ में आया? यस। इसका मतलब पहले जो वैल्यू उसकी -1 थी, अब -1 में +1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0। समझ में आया? यस। और बच्चों अगर कम समझ पा रहे तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे sin x -1 से 1 लाई कर रहा था, तो अगर हम 1 ऐड करेंगे, देखो -1 से 1 लाई करता है ना sin x, अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे, करो -1 से 1, अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 2 लाई करेगा। तो चेक करो आपका ग्राफ 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब ग्राफ का पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ा, ग्राफ बना वैसे ही है। नहीं समझे? जो नेचर पहले था वही नेचर बाद में, बस हाइट ऊपर हो, मतलब हाँ, एक यूनिट ऊपर 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया।
और अगर आप कम समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे देखिए कि sin x लाई करता है -1 से 1 करता है ना, तो 1 प्लस साइन एक्स कैसे लाई करेगा, तो पूरे में हमने क्या किया, +1 ऐड कर दिया, तो 1 प्लस साइन एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 2। यस सर, ये बात समझ में आई। यस सर, तो बच्चों इसे हम फंक्शन की रेंज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंज। इसे हम फंक्शन की रेंज भी कहते हैं कि अगर sin x लाई कर रहा -1 से 1 तो 1 प्लस साइन एक्स कहां से लाई करेगा, 0 से 2। इसे फंक्शन की रेंज कहते हैं। और डोमेन क्या होगी, मैंने तो डोमेन बताई थी, ऑल रियल नंबर्स के लिए ये ग्राफ बनता चला जाता है, ये Yes. ग्राफ पीरियोडिक है, चलता चला जाएगा चाहे जो भी x। तो डोमेन अगर आपसे पूछी जाए तो वो ऑल रियल नंबर्स। तो बच्चों ये भी आपके कोर्स में ही है कि जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स होगी, लेकिन अगर आप इसकी रेंज लिखना चाहो तो रेंज है 0 से 2, और 0 2 दोनों इंक्लूडेड है, तो क्लोज ब्रैकेट लगा के 0 से 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से बच्चों आपके पास तो यहाँ पे सिर्फ पीरियड निकालना था, मैंने तो रेंज भी निकालना बता दिया। तो पीरियड बच्चों इसका क्या होगा, आप समझ गए, इसका पीरियड होगा 2π/3, क्योंकि 1 ऐड करने से तो ऊपर नीचे होगा, 2 मल्टीप्लाई करने से हाइट ऊपर नीचे होगी, समझ में आया? यस। तो बच्चों ये था आपके पास पहले का डी पार्ट। उसके बाद बच्चों और भी क्वेश्चंस है, पहले का ई पार्ट, आपको उसका भी पीरियड निकालना है, y = 10x - 30। तो बच्चों इसका पीरियड आपको सोचना पड़ेगा कि इसका पीरियड हम कैसे लिखें। तो बच्चों ये कुछ भी नहीं होता है, आप याद रखिए, अगर आपके पास y = sin ax + b या as - b कुछ भी गिवन है, तो इसका पीरियड आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है ओरिजिनल पीरियड डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट। ओके, जैसे इसका पीरियड क्या होगा, ओरिजिनल पीरियड पाई होता है और x का कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसका पीरियड क्या बन गया, पाई। ये बच्चों जनरल लॉजिक है। बाकी आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ से भी आप ऐसे ही सोच सकते हो, ग्राफ यहाँ पूछा नहीं गया इसलिए भी हम लोग ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगा रहे। ओके, पहले क्वेश्चन का एफ पार्ट क्या लिखा है, वो लिखा है 5 cos 2x + 45। अगर हम इसका पीरियड निकालना है तो हम इसका पीरियड कैसे निकालेंगे, cos का पीरियड होता है 2π, अगर हम x के कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। क्या समझ में आया? सेम क्वेश्चन। हाँ, तो ये बी क्या करता है? क्या ये बी, ये तो बेटा ग्राफ में आगे पीछे शिफ्टिंग होती है, लेफ्ट और राइट। ओके, तो बच्चों ये बात आप समझना चाहे तो समझ लीजिए, y = fx, अगर आप y = fx + -a करते हैं तो इससे ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, ठीक है। हाँ। लेकिन वो बच्चों जब अगर बाहर y हुआ। = f(x - -a) करते हैं तो इससे ग्राफ आपका लेफ्ट और राइट शिफ्ट होता है, ओके, लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग। 1 यूनिट। हाँ, x एक्सिस में होगी लेफ्ट, इसमें शिफ्टिंग होती है y एक्सिस के अलावा, इसमें शिफ्टेड होती है x एक्सिस, ठीक है, ये शिफ्टिंग होती है। तो बच्चों आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट मैंने अभी आपको कंप्लीट करके दिए हैं।